रात के 10 बजे में बिग ब्रेकिंग न्यूज। मारिउपोल में रूस का बड़ा अटैक। जानकारी मिल रही है कि स्टील प्लांट पर रूसी सेना का यह हमला हुआ है और यूरोप के सबसे बड़े प्लांट पर हमला बताया जा रहा है। स्टील प्लांट पर रूसी हमले का ये लगातार प्लान आगे से तैयार किया जा रहा था और अब मारिउपोल को निशाना बनाया गया है। ये रूस का मारिउपोल का अब तक का सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। मारिउपोल का लगभग 80% इलाका तबाह हो चुका है। 2-3 दिन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा जो अटैक हुए हैं वो मारिउपोल के इलाके पर ही हुए हैं, जहां पर रूसी सेना ने मिसाइल दागी हैं। यानी एक के बाद एक ताबड़तोड़ मिसाइल बरसाई गई हैं। यूरोप के सबसे बड़े प्लांट पर यह अटैक हुआ है और स्टील प्लांट पर रूसी हमले का यह मामला सामने आया है। पुतिन की सीक्रेट गर्लफ्रेंड की हम बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। रूस के राष्ट्रपति पुतिन यूक्रेन जंग में अपना सब कुछ दांव पर लगा चुके हैं, लेकिन 27 दिनों के महायुद्ध का हासिल अब तक उन्हें कुछ भी नहीं हो पाया है। इस बीच एक रहस्यमयी लेडी की तस्वीर वायरल हो रही है। जंग में फंसी ये मिस्ट्री महिला रूस या यूक्रेन में नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड में रहती है। युद्ध छिड़ने के बाद अब स्विट्जरलैंड में कई लोगों ने याचिका दाखिल की है कि इस महिला को देश से निकाल दिया जाए। कौन है ये सीक्रेट लेडी और क्या है इसका पुतिन से कनेक्शन, इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन की सीक्रेट फ्रेंड का हर राज जो अब तक पूरी दुनिया के सामने नहीं आ पाया है। महायुद्ध की तस्वीरों के बीच एक लेडी की तस्वीर वायरल हो रही है। बला की खूबसूरत ये सीक्रेट लेडी इंटरनेट पर सनसनी बनी हुई है। पूरी दुनिया में इन तस्वीरों को लेकर चर्चा हो रही है। इंटरनेशनल मीडिया के करीब हर प्लेटफॉर्म पर इस रहस्यमयी लेडी की तस्वीरें छप रही हैं। आखिर कौन है ये महिला जिसे लेकर इतना कुछ कहा जा रहा है? क्या है इस महिला की पहचान? और सबसे बड़ी बात कि पुतिन के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है इस लेडी का नाम? इस महिला की सुरक्षा उतनी ही जबरदस्त और चौकस है जितनी पुतिन की है। ये सुरक्षा भी खुद पुतिन की ओर से दी गई है, क्योंकि ये महिला कोई और नहीं बल्कि पुतिन के दिल के बेहद करीब रहने वाली उनकी गर्लफ्रेंड कही जा रही अरीना कबाएवा की है। कहा जा रहा है कि 39 साल की अलीना कबाएवा 69 साल के पुतिन की गर्लफ्रेंड है। वो गर्लफ्रेंड जिसकी जान की हिफाजत का पुतिन खुद ख्याल रखते हैं। इसलिए अलीना जंग लड़ रहे रूस में नहीं रहती, बल्कि स्विट्जरलैंड की सुंदर वादियों में पुतिन ने उनके लिए खास इंतजाम किए हैं, वो भी बिल्कुल सीक्रेट जगह पर। वो जगह जिसका पता दुनिया की नामी खुफिया एजेंसियां भी नहीं लगा पाती। हालांकि अलीना कबाएवा इस वक्त स्विट्जरलैंड के किस हिस्से में रहती हैं, पुतिन के अलावा किसी को नहीं पता। लेकिन अब अलीना को लेकर स्विट्जरलैंड में हंगामा मच रहा है। अलीना को देश से निकालने की मांग उठ रही है। ऐसा क्यों है? पुतिन की गर्लफ्रेंड को स्विट्जरलैंड से निष्कासित करने की मांग क्यों उठ रही है? और सबसे बड़ी बात कि क्या है पुतिन की गर्लफ्रेंड का रूस यूक्रेन वॉर से रिश्ता, ये आपको बताएं उससे पहले अलीना कबाएवा की अब तक की जिंदगी के पन्ने पलटते हैं। पिता रूस के बड़े फुटबॉल खिलाड़ी हैं और अलीना उसी खेल की दुनिया को पसंद करने लगती है। सिर्फ 3 साल की उम्र में अलीना ने खेलों में दिलचस्पी लेना शुरू कर दिया, लेकिन फुटबॉल या हॉकी में नहीं, एलिना जिम्नास्टिक को चुनती है। वो खेल जिसमें रूस की खिलाड़ियों की किसी भी इंटरनेशनल इवेंट में तूती बोलती है। अलीना भी देखते देखते रूस की सबसे बेहतरीन जिम्नास्ट बन जाती हैं। 1, 2 या 3 नहीं, अलीना के गले में मेडल का मेला लग जाता है। उन्नीस 1983 में उज्बेकिस्तान में जन्मी अलीना 2000 में सिडनी में कांस्य पदक जीतती हैं। इसके बाद 2004 में एथेंस में स्वर्ण पदक। अलीना जिम्नास्ट की दुनिया में छा जाती हैं। 14 विश्व चैंपियनशिप पदक और 25 यूरोपियन चैंपियनशिप मेडल के साथ अलीना रूस की सबसे सफल एथलीट बन जाती हैं।
खूबसूरती और खेल का यही कॉम्बिनेशन अलीना को पुतिन के नजदीक लाया। खुद पुतिन अपने लव लाइफ और अलग अंदाज की वजह से सुर्खियों में रहते हैं। कभी शर्टलेस होकर नदी किनारे मछलियां पकड़ना तो कभी घोड़े की सवारी करना। पुतिन कराटे में ब्लैक बेल्ट हैं। अपने आप को फिट रखने के लिए पुतिन रोजाना 2 घंटे स्विमिंग करते हैं, 1 घंटा जिम में वर्कआउट करते हैं। तभी तो 69 साल में भी इतने चुस्त और दुरुस्त दिखते हैं। कहा जाता है कि पुतिन का सार्वजनिक जीवन बिल्कुल खुली किताब के पन्नों की तरह है, लेकिन उनकी जाती जिंदगी रहस्यों से भरी है, जिसमें न जाने कितने राज दफन हैं। अलीना कबाएवा संग पुतिन का रिश्ता इसी राज वाली जिंदगी का हिस्सा लगता है। उन्नीस में पुतिन की शादी हो चुकी थी। अलीना का नाम पुतिन के साथ सबसे पहले 2008 में जुड़ा था, जब मॉस्को के एक अखबार ने इन्हें सार्वजनिक तौर पर सबके सामने रखा था। हालांकि जल्द ही ये खबर मीडिया से हटा दी गई। इसके बाद पुतिन और उनकी पत्नी ल्यूडमिला का 2013 में तलाक हो गया। इसके बाद पुतिन और अलीना का नाम फिर से जुड़ना शुरू हुआ, लेकिन अलीना ने इस बात का खंडन किया। Я в ответе, знаете, за тех, кого вы приручили. Я понимаю, что маленькие детки смотрят на меня, и в какой-то момент я для них пример. У меня тоже были примеры, например, та же Екатерина Серебрянская, Амина Зарипова, Яна Батыршина, Елена Ветриченко. 2007 में जिमनास्ट से रिटायरमेंट के बाद अलीना राजनीति में सक्रिय हो गईं। पुतिन की यूनाइटेड रशिया पार्टी से सांसद बनी। 2007 से 2014 तक रूसी संसद की सदस्य रही। सितंबर 2014 में अलीना रूस के सबसे बड़े राष्ट्रीय मीडिया ग्रुप की प्रमुख बन गई। यानी 2014 आते आते अलीना कबाएवा एक रूसी राजनीतिज्ञ, मीडिया मैनेजर और रिटायर्ड जिमनास्ट बन गई, जिनका राष्ट्रपति पुतिन के साथ रिश्ता जुड़ा। और फिर अलीना पुतिन के 3 बच्चे होने की खबर भी सामने आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुतिन और कबाएवा दोनों को 2014 सोची विंटर ओलंपिक्स में शादी की अंगूठियां पहने देखा गया था। साल 2016 में अलीना सगाई की अंगूठी पहने नजर आई, जिसे छुपाते भी दिखी। यही नहीं, 1 साल बाद 2017 में भी एक टूर्नामेंट में अंगूठी पहने नजर आई। एक रूसी अखबार ने अलीना के गर्भवती होने की खबर भी छापी। रिपोर्ट्स के मुताबिक अलीना ने अप्रैल 2019 में जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिसे पुतिन के नाम से जोड़ा गया। यही नहीं, अलीना को पुतिन के 3 बच्चों की मां बताया जाता है। Момент, когда проигрываешь. Вот это сложный момент. Я не люблю проигрывать. Как бы со мной психолог не работал и говорил, что ну ты же не проигрываешь корову, ничего страшного, потом выиграешь. Я всегда говорила, нет, я должна быть всегда первой. Вот это был сложный момент признать свое поражение в спорте. Но у меня это получалось, я не расстраивалась, не останавливалась, как говорится, на достигнутом, шла всегда вперед. Вот это было сложно, проигрывать сложно. Мне очень сложно проигрывать. Тот же Сидней, это было очень сложно. Но с другой стороны, я понимаю, что если бы я выиграла в Сидней, я бы дальше не пошла. Я бы закончила художественную гимнастику. पुतिन से नाम जुड़ने के बाद अलीना का जीवन पूरी तरह से बदल गया। अलीना रूस यूक्रेन जंग में बुरी तरह फंस गई हैं। स्विट्जरलैंड के लोग नहीं चाहते कि उन्हें पनाह मिले, क्योंकि उनका रिश्ता यूक्रेन को युद्ध में धकेलने वाले पुतिन से है। अलीना को स्विट्जरलैंड से बाहर निकालने के लिए कुछ कार्यकर्ताओं ने एक याचिका दायर की है, जिसमें कहा गया है कि पुतिन की गर्लफ्रेंड को तुरंत देश से निकाल देना चाहिए। स्विट्जरलैंड नेटो का सदस्य नहीं है, न ही रूस से उसकी कोई दुश्मनी है, इसलिए सेफ जगह मानकर अलीना यहाँ रहती है। Ну да, я думала, что у меня жизнь закончилась на этом. Я вообще не понимала, как я буду дальше тренироваться. И Ирина Александровна сказала, что вот у нас будут следующие соревнования, мы поехали в Японию на чемпионат мира по клубам. И я выступила там ужасно, просто ужасно. И она сказала, ты не хочешь заниматься художественной гимнастикой, ты будешь бросать? И я тогда не смогла сказать нет. Но было очень сложно. Да, я думала, что вот в тот момент, когда вот так вот все было сложно, я думала, что у меня закончилась жизнь. Я плакала так, я думала, что все, больше у меня ничего не будет. На этом жизнь моя закончилась. Как я буду дальше жить? Ну ничего, мы справились. अलीना को आखिरी बार 2018 में देखा गया था। हालांकि अलीना के बारे में कोई सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। माना जा रहा है कि रूस पर चौतरफा प्रतिबंधों के चलते पुतिन ने अपने परिवार को स्विट्जरलैंड भेजा है।
इन खबरों की प्रामाणिकता की गारंटी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जब भी पुतिन और अलीना को लेकर कोई खबर सामने आई है, उसके बाद उसका खंडन आ गया है। लेकिन दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट बताती है कि पुतिन अलीना के बीच रिश्ता तो है, जिसे दोनों चाहकर भी नहीं छिपा पाए। और अब यही पुतिन का प्यार अलीना के लिए मुसीबत का सबब बन गया है, पुतिन के लिए परेशानी पैदा कर रहा है, क्योंकि युद्ध जीतना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी है अलीना और पुतिन के बच्चों की जिंदगी, जो फिलहाल रूस से दूर स्विट्जरलैंड में है। नेटो में हाहाकार क्यों मची हुई है, आइए अब आपको यह भी बता देते हैं। यूक्रेन युद्ध के बीच स्विट्जरलैंड चर्चा में है और इसी तरह यूरोप का एक और देश नॉर्वे भी खबरों में बना हुआ है, क्योंकि इस वक्त वहां यूक्रेन से भी बड़े युद्ध की तैयारी चल रही है। नेटो ने भले यूक्रेन युद्ध से दूरी बनाई हुई है, लेकिन रूस के खिलाफ यूरोप के देशों की लामबंदी देखी जा सकती है। और इस टेंशन को कम करने के लिए आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन से फोन पर बात की, लेकिन रूस के पास अब बड़ी जंग के आसार नजर आ रहे हैं। इस वक्त 27 देशों की 30,000 फौज, जिसमें फाइटर जेट भी हैं, टैंक भी है और समुद्री डिस्ट्रॉयर भी हैं, ये सभी रूस से बहुत करीब मौजूद हैं। ये रिपोर्ट देखेंगे तो पता चलेगा कि ज़ेलेंस्की ने जिस तीसरे विश्व युद्ध की वार्निंग दी थी, उसमें रूस के खिलाफ खड़ी होने वाली फौज कैसी होगी। मारियोपोल, कीव और खार्कीव का ऐसा हश्र किया तो नॉर्वे, लातविया और एस्टोनिया में क्या हाल होगा। पुतिन के गुस्से से निपटने के लिए नेटो क्या करता। उसने जंग के बीच ही अपना सबसे बड़ा युद्धाभ्यास शुरू कर दिया। रूस के बॉर्डर के करीब नॉर्वे में इस वक्त नेटो की 1980 के बाद सबसे बड़ा युद्धाभ्यास चल रहा है। 27 देशों के 30,000 सैनिक इस एक्सरसाइज में शामिल हैं। 220 विमान और हेलीकॉप्टर, 50 से ज्यादा जंगी जहाज इसमें हिस्सा ले रहे हैं। रूस को दिखाने के लिए नेटो अपने टैंक आजमा रहा है। नेटो अपनी तोप दाग रहा है। नेटो के जहाज भी लगातार उड़ान भर रहे हैं। नेटो समुद्र में भी अपनी ताकत दिखा रहा है। नेटो क्या है? नेटो का डर क्या है? नेटो की ताकत और उसकी कमजोरी क्या है? और इन सब के बीच रूस को लेकर नेटो का खौफ क्या है? क्या यूक्रेन के बाद रूस और नेटो की जंग होगी? क्या ऐसा इसलिए होगा क्योंकि रूस नेटो पर भी चढ़ाई कर देगा? ये फौज का जमघट उसी डर को खत्म करने के लिए है, जिसमें ज़ेलेंस्की ने कहा है कि रूस यहीं नहीं रुकेगा, रूस बर्लिन तक जाएगा। रूस यूक्रेन की सीमा लांघकर यूरोप पर और नेटो देशों पर हमला करेगा। Він і не збирався закінчувати цю війну, що його плани Україна – це як проміжок до того результату, про який він говорив, щодо піти далі на Європу, перш за все забрати Балтійські країни, ті країни, які входили до Радянського Союзу, а також до інших країн, в яких була радянська армія, де Радянський Союз мав вплив. नेटो का युद्धाभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 14 मार्च को शुरू हुआ और 1 अप्रैल तक चलेगा। 40 सालों बाद इतने बड़े पैमाने पर चल रही वॉर एक्सरसाइज में नेटो अपनी फुल फायर पावर आजमा रहा है। उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती है रूस को यूक्रेन के बॉर्डर पर रोकना, क्योंकि यहां से पुतिन आगे बढ़े या रूस को आगे बढ़ने पर मजबूर किया गया तो तीसरा विश्व युद्ध हो सकता है। इसका डर ज़ेलेंस्की खुद जाहिर कर चुके हैं। ये खतरा नेटो को भी है, इसीलिए उसने यूक्रेन से युद्ध के दौरान 2 बातें पहले ही साफ कर दी। नेटो यूक्रेन की जंग में शामिल नहीं होगा, ना वो अपनी सेना भेजेगा, ना ही वो अपने विमान देगा और ना ही नेटो यूक्रेन में एयर डिफेंस जोन बनाएगा। Вони повинні завтра сказати, що вони Україну беруть в НАТО, не гратися більше з ним, або сказати, ми зараз не беремо, що є правда,
І вони самі розуміють, що вони не хочуть воювати з Росією, тому вони нас і не беруть. Відповідь же ж дуже проста. Ми ж всі вже розуміємо. Нас не беруть, тому що бояться Росії. Ось і... लेकिन नेटो डरा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। कोल्ड रिस्पांस 2022 युद्ध अभ्यास की टाइमिंग इसका सबूत है। यूक्रेन में चल रहे युद्ध या कहें कि रूस के हमले की सबसे बड़ी वजह नेटो का विस्तार ही है, जिसे लेकर पुतिन बार बार आगाह करते रहे हैं। यूक्रेन में शुरू हुई जंग के बाद से नेटो ने सैकड़ों लड़ाकू विमानों को अलर्ट पर रखा हुआ है। वहीं आर्कटिक महासागर और बाल्टिक महासागर के साथ काला सागर में नेटो के जंगी जहाज भी तैनात हैं। कोल्ड रिस्पांस 2022 का युद्ध अभ्यास का फोकस क्या है, इसे आप इस एक्सरसाइज का एरिया देखकर समझ सकते हैं। ये एक्सरसाइज 3 इलाकों में हो रही है। नेवल यानी समंदर में युद्ध अभ्यास इस नीले रंग के दायरे में चल रहा है। 50 से ज्यादा जंगी जहाज इसमें शामिल है। एयर एक्सरसाइज इस हरे रंग के दायरे में हो रही है। इसमें नॉर्वे के साथ स्वीडन का एयर स्पेस भी शामिल है। वहीं थल सेना की टुकड़ियां इस लाल रंग के पैच पर अभ्यास कर रही हैं। यहीं समंदर किनारे हमले की भी प्रैक्टिस की जा रही है। इस तैयारी का फोकस सिर्फ और सिर्फ रूस है, क्योंकि 70 वर्षों से यही नेटो का एजेंडा रहा है। उसकी पूरी डिफेंस प्लानिंग, उसका पूरा डिफेंस बजट, नेटो की फोर्स डिप्लॉयमेंट और उसके सामरिक ठिकानों का प्रबंधन पूरी तरह रूस के खतरे को देखकर तैयार किया जाता है। इस वक्त भी रूस सबसे बड़ा खतरा बनकर आया है, क्योंकि यूक्रेन पर रूस के हमले ने नेटो के सामने अपने 73 साल के इतिहास में सबसे बड़ी चुनौती पेश की है। क्योंकि रूस के हमले के बीच नेटो इस लायक भी नहीं बचा है कि वो यूक्रेन की मदद कर पाए। Країни-члени НАТО, які хочуть бути гарантерами нашої безпеки, які, на жаль, не можуть нам запровадити 100% членство в Альянсі, але готові робити все те, що повинен був би робити Альянс, якщо б ми були членами Альянсу. І я вважаю, що це нормальний компроміс. Він компромісний для всіх. नेटो के इलाके की पूर्वी सीमा के ठीक बगल में बहुत बड़ी जंग चल रही है और इस बीच नेटो का कोल्ड रिस्पांस भी जारी है। नेटो के कई सदस्य देशों को लग रहा है कि रूस आगे उन पर हमला कर सकता है। नेटो देश या ये ग्रुप क्या है, इसे आपको 5 पॉइंट में समझाते हैं। नेटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये सैन्य गठबंधन 1949 में कायम हुआ। शुरुआत में इसमें 12 देश थे, जिनमें मुख्य रूप से अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन और फ्रांस शामिल थे। इसका मूल मकसद दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में रूस के विस्तार को रोकना था। संगठन का मूल सिद्धांत ये है कि अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो बाकी देश उसकी मदद करेंगे। 1955 में सोवियत संघ ने नेटो के जवाब में पूर्वी यूरोप के साम्यवादी देशों के साथ मिलकर अपना अलग सैन्य गठबंधन खड़ा किया, जिसे वार्सो पैक्ट नाम मिला। लेकिन 1991 में सोवियत संघ टूटने के बाद वार्सो पैक्ट का हिस्सा रहे कई देश दल बदल कर नेटो में शामिल हो गए। अब नेटो गठबंधन में 30 देश हैं और इनमें से 27 देशों की फौज रूस के बहुत करीब युद्ध अभ्यास में जुटी हुई है, क्योंकि यूक्रेन की जंग ने उनके सबसे बड़े डर को उनके दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया है। इसी वजह से नेटो अब रूस और यूक्रेन के आसपास अपने इलाकों में फौज की तादाद बढ़ा रहा है। रूस के आसपास नेटो की फोर्स कहां-कहां तैनात की गई है, ये नेटो बनाम रशिया वाली टक्कर की तस्वीर और साफ कर देगी। पूर्वी यूरोप में एस्टोनिया और लातविया में नेटो के करीब 1,500 सैनिक हैं। लिथुआनिया में नेटो और अमेरिका के मिलाकर करीब 2,000 सैनिक हैं। पोलैंड में नेटो के 7,000 सैनिक हैं। रोमानिया में नेटो के 1,000 सैनिक हैं। ये स्थायी तैनाती है जो हमेशा पूर्वी यूरोप में रहती है। नेटो रोमानिया, बुल्गारिया, हंगरी, स्लोवाकिया और ऐसे ही दूसरे देशों में ज्यादा सेना तैनात कर सकता है। पोलैंड और बाल्टिक देशों में पहले से ही उसकी कई नई बटालियन तैनात की जा रही हैं। वहीं नेटो अपनी रैपिड रिस्पांस टीम को एक्टिवेट कर चुका है। 40,000 सैनिकों की इस फोर्स को पहली बार एक्टिव किया गया है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूक्रेन युद्ध को लेकर नेटो कितना घबराया हुआ है। यूक्रेन के मारिउपोल, खार्किव और कीव से जिस तरह की तबाही की तस्वीरें आ रही हैं, ऐसे में रूस की सीमा के करीब लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया की लीडरशिप के सामने भी ऐसे ही वीडियो
डराने वाला माहौल बना रहे हैं। रूस की हवाई बमबारी को काउंटर करने के लिए नेटो बेस पर लगातार युद्ध अभ्यास चलता रहता है और कोल्ड रिस्पांस में भी ये तैयारी दिखाई जा रही है। अमेरिका के F-16 से लेकर जर्मनी के यूरोफाइटर टाइफून जेट, साथ में F-35 स्टेल्थ जेट्स भी एक्सरसाइज में शामिल होते रहे हैं। लेकिन फिलहाल जरूरत एयर डिफेंस सिस्टम और नो फ्लाई जोन बनाने की है, जो यूक्रेन की बड़ी डिमांड है, लेकिन पूरी नहीं हो रही। हालांकि नेटो ने अपनी जमीन पर पूरी तैयारी कर ली है। अमेरिका ने यूक्रेन बॉर्डर के करीब स्लोवाकिया में अपना एयर डिफेंस सिस्टम पेट्रियट भी तैनात कर दिया है। इससे रूसी विमानों और छोटी दूरी की मिसाइलों को रोका जा सकता है। ये पेट्रियट सिस्टम अमेरिका का किसी भी इलाके में फर्स्ट लाइन ऑफ एयर डिफेंस कहा जाता है, जो 150 किलोमीटर की रेंज में दुश्मन के विमान और क्रूज मिसाइलों को गिरा सकता है। ये सिस्टम स्लोवाकिया में तैनात किया जा रहा है और यहाँ से नेटो रूसी विमानों को रोकने के लिए एक दीवार जरूर खड़ी कर सकता है। नेटो ने कोल्ड वॉर के एयरबेस भी फिर से एक्टिव करने शुरू कर दिए हैं। अल्बानिया में कुकोव एयरबेस को नेटो का टैक्टिकल बेस बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। जनवरी से ही इस बेस को आधुनिक जेट्स के ऑपरेशन के लिए तैयार किया जा रहा है। Investimi kthimi bazës ajrore Kuçovë në bazë ajrore taktike të Aleancës dhe në bazën e parë ajrore të NATO-s në rajonin e Ballkanit Perëndimor ka një vlerë të shtuar për Aleancën, por edhe për forcën tonë të armatosur. Është sigurisht ne si një shtet antar i NATO-s me këtë investim i ofrojmë NATO-s, Aleancës i ofrojmë një bazë ajrore me infrastrukturë moderne, me kapacitete moderne, me standarde bashkëkohore të cilat bëjnë të mundur dislokimin dhe operimin e mjeteve ajrore të NATO-s, por dhe mjeteve tona ajrore në situata të ndryshme, qoftë për operacione stërvitore apo qoftë dhe për detyra të tjera në varësi të interesit të kërkesave të Aleancës। अल्बानिया के इस कुकोव एयरबेस को 2023 के अंत तक तैयार किया जाना था, लेकिन यूक्रेन में चल रहे युद्ध ने इस टाइम टेबल को इमरजेंसी मोड में ला दिया है। इसे जल्द से जल्द तैयार करने की कोशिश हो रही है। नेटो चाहता है कि बहुत जल्द यहाँ से फाइटर स्क्वाड्रन भी ऑपरेट की जा सके, जिसकी रेंज रूस तक होगी। इस बीच रूस और अमेरिका की ठनी हुई रिश्तों में और दरार आ चुकी है, क्योंकि मामला ज़ेलेंस्की से आगे बढ़कर रूस और अमेरिका तक पहुंच गया है। नेटो के युद्ध अभ्यास के बीच रूस के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकी राजदूत को तलब करके कहा है कि जो बाइडेन ने पुतिन को लेकर जो टिप्पणी की है, उसने दोनों देशों के रिश्तों को खत्म करने की कगार पर पहुंचा दिया है। बाइडेन ने पुतिन को वॉर क्रिमिनल कहा था और अब पश्चिमी देश की मीडिया में रूस पर केमिकल अटैक वाली साजिश की खबरें भी छपने लगी हैं। इन रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने आगाह किया है कि रूस यूक्रेन पर हमले के लिए केमिकल हथियार का इस्तेमाल कर सकता है। अमेरिका का कहना है कि रूस यूक्रेन के किसी भी बड़े शहर पर अब तक कब्जा नहीं कर पाया है और इसी बौखलाहट में पुतिन की फौज ऐसा कदम उठा सकती है जो युद्ध में अपराध श्रेणी में आएगा। जबकि रूस का कहना है कि अमेरिका यूक्रेन ही नहीं, पश्चिमी यूरोप में कई जगह जैविक और रासायनिक हथियार बनाने की लैब चला रहा है। Asserting that we, America, have biological as well as chemical weapons in Europe, simply not true. I guarantee you. They're also suggesting that Ukraine has biological and chemical weapons in Ukraine. That's a clear sign he's considering using both of those. He's already used chemical weapons in the past, and we should be careful what's about to come. He knows there'll be severe consequences because of the united NATO front, but the point is, it's real. वहीं यूक्रेन का दावा है कि 22 मार्च तक उसने रूस के 15,000 से ज्यादा सैनिकों को मार गिराया है, जबकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि रूस की मीडिया की गलती की वजह से जो फिगर सामने आए हैं, उसके मुताबिक यूक्रेन युद्ध में रूस के 9,861 सैनिक मारे गए हैं। रूसी मीडिया की गलती का हवाला इस वक्त पश्चिमी देशों की मीडिया में दिया जा रहा है। फोर्ब्स से लेकर न्यूज वीक जैसी न्यूज वेबसाइट और मैगजीन्स ने इसके बारे में प्रमुखता से छापा है। लिहाजा समझा जा सकता है कि यूक्रेन और रूस की जंग को लेकर दुनिया का पारा इस वक्त कितना गर्म है, विश्व युद्ध को लेकर खतरा कितना ज्यादा है, इसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की यूरोप यात्रा से समझा जा सकता है। इस वक्त बाइडेन का साइकिल चलाता हुआ वीडियो पूरी दुनिया में वायरल है, लेकिन चर्चा उनके यूरोप दौरे की हो रही है। बाइडेन 25 मार्च को नेटो के एक और देश
पोलैंड जाने वाले हैं। पोलैंड का बॉर्डर यूक्रेन से मिला हुआ है। पोलैंड से सिर्फ 45 किलोमीटर दूर यूक्रेन के लवीव शहर में भी रूस के हवाई हमले हो रहे हैं। यानी जहां बाइडेन जा रहे हैं वहां सरहद से कुछ दूरी पर इस वक्त दुनिया की सबसे खतरनाक जंग चल रही है। इसलिए युद्ध के बीच बाइडेन का पोलैंड जाना रूस के कान भी खड़ा करेगा, क्योंकि पोलैंड के रास्ते ही नेटो देश यूक्रेन को हथियार भी सप्लाई कर रहे हैं। जबकि बाइडेन ये भी कह चुके हैं कि वो रूस से सीधे नहीं टकराना चाहते। यही वजह है कि नेटो ने भी यूक्रेन से किनारा किया हुआ है। सवाल है कि क्या बाइडेन की यूरोप यात्रा से विश्व युद्ध का खतरा टलेगा या इस जंग की तपिश और तेज होगी, क्योंकि बाइडेन के यूरोप दौरे से रूस और चिढ़ सकता है और पुतिन इस दौरान यूक्रेन के खिलाफ हमलों को और तेज कर सकते हैं। यूक्रेन पर नो फ्लाई जोन बनाने के लिए तो नेटो तैयार नहीं हुआ, लेकिन रूस के खतरे को देखते हुए उसने अपनी तैयारी तेज कर दी है, जिससे शक होता है कि ये जंग यूक्रेन के आगे भी बढ़ सकती है। यूक्रेन में युद्ध और रूस के ताबड़तोड़ हमलों के बीच ज़ेलेंस्की के साथ पुतिन की बयानबाजी से साफ है कि यूक्रेन युद्ध अभी खत्म नहीं होने जा रहा। दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई है। ज़ेलेंस्की सरेंडर नहीं करेंगे, ये तय हो चुका है। वहीं पुतिन की बमबारी तब तक नहीं रुकेगी जब तक वो ज़ेलेंस्की को हथियार डालने पर मजबूर ना कर दे। अभी ज़ेलेंस्की के सामने उनके तबाह होते शहर हैं, कीव से लेकर खार्किव और मारियोपोल। रूसी बमबारी में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। सवाल है कि क्या पुतिन का ये गुस्सा यूक्रेन तक रुकेगा या आगे बढ़कर इस जंग को विश्व युद्ध में तब्दील कर देगा। कीव पर ताबड़तोड़ हमले के बाद भी पुतिन की फौज अभी तक कीव पर फतेह हासिल नहीं कर पाई है। यही वजह है कि पुतिन ने कीव पर कब्जे के लिए एक नई रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। कीव करहा रहा है। मिसाइलों के हमले से लोग दम साधे बैठे हैं। पूरे शहर में सायरन के शोर से लोग सहमे हुए हैं। शहर को रूस के सैनिक और पुतिन के चेचन लड़ाके घेरे हुए हैं, लेकिन कीव का किला ज़ेलेंस्की के हाथों अब भी सुरक्षित है और उसकी सबसे बड़ी वजह है यूक्रेन की सेना की रणनीति और हौसला। कीव की हिफाजत कर रहे यूक्रेनी सैनिकों का कहना है कि दुश्मन लगातार कीव पर जबरदस्त हमले कर रहा है, लेकिन उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। Сили Росії. Ми наступали декілька днів, і на третій день ми змогли вибити противника з населеного пункту. Колона рухалася на підкріплення своїх сил основних. Ми завчасно зайшли до них в тил, замінували позиції їхні. Коли вони рухалися, вони попали в нашу пастку. Вони підірвались на темках. Потім ми їх накрили артилерією. Вони змушені були відійти до своїх позицій. यूक्रेन की सेना के मुताबिक कीव पर कब्जे की जंग में रूसी फौज को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और अपने दावे को साबित करने के लिए यूक्रेनी सेना बाकायदा रूसी सेना की बर्बादी की तस्वीरें जारी कर रही है। Села роблять там блокпости, намагаються рухатись все далі і далі. Наскільки вони не можуть рухатися далі і далі, вони відступають і залишають за собою техніку, поранених своїх, залишають своє майно, боєприпаси, зброю. अमेरिका का कहना है कि कीव में फाइनल अटैक की तैयारी में रूसी सेना शहर के बाहर इकट्ठा हो रही है। रूस की इस नई रणनीति को अमेरिका के मैक्सर ने बेनकाब कर दिया है। मैक्सर के सैटेलाइट रूसी सेना की हर गतिविधि पर नजर रखे हुए हैं।
अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त रूसी सेना बारोदेंका के जंगलों में बिखर गई है, कस्बों और गांवों पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। जब भी यूक्रेन के सैनिक उनकी पोजीशन पर हमला करते हैं, वो दिशा बदल देते हैं। Вона вже готова, але в досконалості немає меж, тому ми все робимо, щоб ця смуга стала неприступною для ворога. Приведені бригади територіальної оборони, які вже зайняли ці рубежі, які вже отримали бойовий досвід і стійко стоять на світі. रूसी सेना डिफेंसिव मोड में चली गई है। मैक्सा टेक्नोलॉजी की जारी तस्वीरों की माने तो रूसी सेना कीव के ओजेरा गांव के पास खाई खोद रही है। एक्सपर्ट का मानना है कि इस जगह पर रूस अपने टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां, सेल्फ प्रोपेल्ड गन्स को छुपाएगा। रूस एयरबोर्न यूनिट सड़क और ट्रेन के जरिए हथियार भेज रहा है, लेकिन उसके पास उन्हें रखने का ठिकाना नहीं है। कीव की जंग में रूसी सेना को ये समझ आ गया है कि वो कीव पर आसानी से कब्जा नहीं कर पाएगी, लिहाजा पुतिन ने अपनी सेना के बचाव के लिए ये किलेबंदी शुरू की है। गो न्याजी गो। पाकिस्तान में इन दिनों इसकी खूब चर्चा है। इमरान खान की सरकार अब पाकिस्तान में चंद दिन या कहें कि कुछ घंटों की ही मेहमान है। इमरान के खिलाफ विपक्ष की फौज फ्रंट फुट पर आकर खेल रही है। खबर है कि इस बार इमरान खान को सेना प्रमुख बाजवा ने OIC की बैठक खत्म होने तक का अल्टीमेटम भी दिया है, लेकिन उसी OIC में इमरान ने आज खुलकर कश्मीर राग अलापा है। इमरान के आज के बयान को सरकार बचाने का आखिरी दाव माना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में तो जैसे तय हो गया है, अब गो नियाजी नो नियाजी। OIC की बैठक में इमरान का कश्मीर कार्ड। Honorable Foreign Ministers, we have failed both the Palestinians and the people of Kashmir. क्या कश्मीर से बचेगी नियाजी की कुर्सी? We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. कुर्सी के मारे अब कश्मीर के सहारे। Special status of Kashmir was taken away illegally by India on 5th August 2019. इमरान के तख्ता पलट की तैयारी हुई पूरी। Has no numbers. I'm not saying he has few numbers, he has no numbers. नियाजी तो समझो अब नप गए। 2 हफ्ते पहले का इमरान खान देख लें, महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत और बैड परफॉर्मेंस मिसमैनेजमेंट में डूबा हुआ, और आज का इमरान खान देख लें, वो बिल्कुल डिफरेंट नैरेटिव शिफ्ट हो गया। 2018 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद से इमरान खान सबसे मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं। इमरान खान की कुर्सी का जाना लगभग तय हो गया है। सेना प्रमुख बाजवा गो नियाजी गो के फाइनल स्क्रिप्ट पर अपनी मोहर लगा चुके हैं। इमरान खान का तख्ता पलट तय माना जा रहा है। अविश्वास प्रस्ताव की तलवार इमरान खान के सिर पर लटकी हुई है। विपक्ष इमरान के खिलाफ बगावत के सुर बुलंद किए हुए है। साथ ही साथ सेना भी अब इमरान के साथ नहीं है। ऐसे में अपनी कुर्सी बचाने के लिए इमरान खान ने OIC की बैठक में इमोशनल कार्ड खेला है। वजीर आजम बने रहने के लिए एक बार फिर कश्मीर राग अलापा है। कश्मीर के बहाने मजहबी दांव चला है। We have been able to make no impact at all. They don't take us seriously. We are a divided house, and those powers know it. We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice is insignificant. We are not talking about conquering some country. We're simply talking about the human rights of the people of Kashmir and Palestine. ये इमरान खान का वो बयान है जिसके सहारे वो PM की कुर्सी बचाने की आखिरी कोशिश कर रहे हैं। जब पूरे पाकिस्तान में इमरान के खिलाफ
हवा बह रही है। तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। उस वक्त इमरान खान दुनिया भर के मुस्लिम देशों से कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान कर रहे हैं। In fact, the special status of Kashmir was taken away illegally by India on 5th August 2019. Nothing happened because they feel no pressure. They feel we can make a resolution and then, back to our usual business. I'm not talking about altering our foreign policies. All of us countries have our different foreign policies. But on core issues, I am asking the OIC that unless we have a united front, we will keep these abuses will happen. इमरान अपने मुल्क में फेल साबित हुए हैं, लेकिन ये कहने में तनिक भी नहीं हिचकते कि कश्मीर मुद्दा सुलझाने में दुनिया भर के मुसलमान फेल हैं। We are 1.5 billion people, and yet our voice to stop this blatant injustice. इमरान खान ने इस्लामिक देशों के संगठन OIC के मंच से पहली बार कश्मीर राग नहीं अलापा है। इमरान खान, the Prime Minister of the... लेकिन इस बार सबसे खास बात ये रही कि सम्मेलन में चीन के विदेश मंत्री वांग यी भी मौजूद थे। खान साहब वो देख पाएंगे, क्योंकि दैट विल बी समथिंग कि कोई भी अच्छा स्पोर्ट्समैन ज़रूर इसको खुशदिली से इसको एक्सेप्ट करता है, लेकिन हमारे खान साहब क्योंकि ज़रा एक स्पॉइलर हैं और उनको नहीं पसंद कि उनको डिफीट किया जाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो मैच में कामयाब नहीं हो रहे और अगर वो देख रहे हैं कि चलें मैच फिक्स भी हो गया है, तो फिर खान साहब देन द वे इज़ आउट एंड द वे इज़ होम। इस्लामिक देशों के संगठन के सम्मेलन में जब इमरान खान कश्मीर, फिलिस्तीन और मुसलमानों की बात कर रहे थे, उस वक्त विपक्ष इमरान की विदाई की पटकथा लिखने में लगा था। पता है कि ये गेम आप हार चुके हैं और अगला इलेक्शन भी जो है वो आपके हाथ से चला गया है, तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। आपकी गेम इज नाउ ओवर। पाकिस्तान में पक्ष और विपक्ष दोनों ही तरफ से राजनीति का खेल शुरू है। दाव पर इमरान खान की वजीर आजम की कुर्सी है। इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की विपक्ष की तैयारी पूरी है। बुज़दिल कप्तान भाग रहा है, अदम एतमाद का वोट से भाग रहा है, इस हद तक भाग रहा है कि उसने अपना स्पीकर से कॉन्स्टिट्यूशन तुड़वाया है। इमरान की पार्टी पीटीआई के पास पार्लियामेंट में बहुमत नहीं है। उनकी ही पार्टी के 24 सांसदों ने इमरान के खिलाफ बगावत कर रखी है। ऐसे में इमरान का जाना पक्का माना जा रहा है, क्योंकि इमरान खान के पास अब सरकार में बने रहने के लिए जरूरी संख्या बल भी नहीं बचा है। इमरान के पास करीब 145 सांसद हैं। बहुमत का आंकड़ा 172 है। वहीं विपक्ष के पास अब करीब 200 सांसद हैं। माना जा रहा है कि 25 या 28 मार्च को पाकिस्तान की संसद में इमरान के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग होगी। इमरान और उनके मंत्री जानते हैं कि वोटिंग में नियाजी सरकार का गिरना तय है। ये बुज़दिल इमरान पहले दिन से अपना शिकस्त नजर आ रहा है और पहले दिन से वो हर कोशिश कर रहा है कि इस अमल से भागे। अगर उसको वायलेंस इस्तेमाल करना पड़े तो वायलेंस इस्तेमाल करे, मगर वो अगर नहीं खेल सकता तो वो किसी को नहीं खेलने देगा। हम इस शख्स को इस मुल्क की किस्मत के साथ नहीं खेलने देंगे। अपनी सरकार बचाने के लिए इमरान खान ने जनरल बाजवा और खुफिया अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम से मुलाकात की थी। इसके बाद बाजवा और 3 वरिष्ठ सैन्य अफसरों ने इमरान को -1 फार्मूला के तहत इस्तीफा देने को कहा है। -1 फार्मूला का मतलब यह है कि इमरान खुद इस्तीफा दें और अपनी ही पार्टी के किसी और नेता को प्रधानमंत्री बना दें। लेकिन पाकिस्तान में चर्चाएं हैं कि इमरान खान इसके लिए तैयार नहीं है। ऐसे में सरकार का गिरना लगभग तय है और विपक्ष सरकार बनाने की कोशिश में पूरी तरह से जुट गया है। कितने दिन रहेगा उसका फैसला हमने उस मौके पे करना है, लेकिन अदम एतमाद की तारीख तक लोग तैयार रहें कि इस दौरान में
वो शायद इस्लामाबाद ही में रहेंगे। तो हम बहुत कुछ करने जा रहे हैं, उनको हम छठे का दूर याद दिला देंगे। जिस तरह उनको धमकियां दी है, कोई मजाक की बात है कि उन्हें पब्लिक को गुलाम समझ रखा है। हम इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करते, इनकी धमकियों में नहीं आएंगे और डंडे का जवाब डंडे से देंगे और पत्थर का जवाब पत्थर से देंगे। इमरान खान का साथ ना तो पाकिस्तान की सेना दे रही है और ना ही उनकी पार्टी विपक्षी दलों के हमलों का सामना कर पा रही है। इमरान खान का पीएम के पद से इस्तीफा देना तय हो चुका है, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ विपक्ष के साथ साथ अब सेना भी सुपर एक्टिव हो गई है। फौज है उसने उनके सर से हाथ उठा दिया है और खान साहब से कहा है कि जी आप बैग पैक कर लीजिए और उसके बाद आप ऐसा कीजिए कि जो रियासत मदीना आपने बनानी थी वो आप बनी गाला चले जाइए, बनी गाला का नाम आप रियासत मदीना रख लीजिए और अपने आप को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर डिक्लेयर कर दीजिए। तो इस तरह से आपका शौक भी पूरा हो जाएगा और पब्लिक की जान भी छूट जाएगी आपसे। मौजूदा हालात में इमरान खान ओआईसी को ढाल बनाने की कोशिश में लगे हैं, लेकिन सेना की चौकसी ने इमरान के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। इधर सिंध के सूचना प्रसारण मंत्री अल्ताफ अता सईद ने इमरान खान पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने अपने ही पीएम को पागल जुनूनी करार दिया। तुम शादियों में नहीं जा सकोगे, इसका मतलब ये लोगों को कह रहा है अगर नजर आए तो हमले करो। कह रहा है तुम्हारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकेंगे, इसका मतलब ये है कि उनके बच्चों पर स्कूलों में हमले करो। और ये कह रहा है कि उनके बच्चियों के रिश्ते नहीं होंगे। मतलब इस तरह की बातें करने पर मैं वजीर आजम को पागल ना कहूं तो और क्या कहूं? मैं वजीर आजम को जुनूनी ना कहूं तो मैं क्या कहूं? मैं वजीर आजम को इस मुल्क में अनारकी और बदअमनी फैलाने वाला आदमी ना कहूं तो और क्या कहूं? मैं बार बार कह रहा हूं कि ये आदमी घबराहट से, बौखलाहट से, सटपटाहट से निकल के पागलपन की इंतहा पे पहुंचा हुआ है। पाकिस्तान की सियासत में ऐसा ही होता है, जब किसी वजीर आजम के जाने का वक्त आता है तो पाकिस्तान के हुक्मरान सरेआम बेइज्जती करना शुरू कर देते हैं। ह्यूमरस किस्म की और रिडिक्यूलस किस्म की फजा बना दी है एट द सेम टाइम। और कभी किसी को जानवर कहते हैं, कभी ये कहते हैं कि तुम्हें खुदा का खौफ होना चाहिए, फिर कभी कहते हैं मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा, फिर कभी कहते हैं कि मैं माफ कर दूंगा। तो एक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन है जो हमें इमरान खान की इस हुकूमत के, मैं कहूँगा कोट अनकोट आखिरी दौर में देखने और सुनने को मिल रही है। इमरान खान अब बाजवा के ट्रैप में फंस गए हैं। इस्लामाबाद से पक्की खबर यही है कि नियाजी खान अब कुछ ही घंटों के मेहमान हैं। चाहे कितना ही कश्मीर राग क्यों ना लाप लें, इमरान का जाना तय है।